बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, ये प्रीवियस लेक्चर का ही नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 1। उसमें लैपटॉप में चार्जर जो है वो नहीं था और मैंने देखा ही नहीं, और उसके बाद जो है वो लैपटॉप ऑफ हो गया था। तो मैंने कहा सोचा कि चलो लेक्चर को जो है 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ। उसका रिमेनिंग पार्ट है जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 17 में, जो हम एम्ब्रियोलॉजी का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका हम पढ़ रहे थे उसकी गैमीट्स की फॉर्मेशन और ऑर्गोजेनेसिस। ठीक है, अब हमने आज जो यहाँ पे स्टार्ट करना है वो नॉर्मल साइट फॉर कंसेप्शन, मीन के जो स्पर्म है वो कहाँ पे, उसकी जो नॉर्मल साइट है वो नॉर्मली कहाँ पर जाके जो है पेनिट्रेशन करता है। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कंसेप्शन इज द एम्पुलरी पार्ट। ठीक है, एम्प्यूला मीन के जो फ्रंट अपर पार्ट होता है वहाँ पर, विच इज़ द वाइडेस्ट पार्ट लोकेटेड क्लोज टू द ओवरी। वो जो वाइडेस्ट पार्ट होता है जो कि ओवरी के बिल्कुल जो है वो करीब पाया जाता है। ये जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, जो उसका चाहे वो इस अगर जिस साइड से आ रहे होते हैं उनकी जो फ्रंट साइड होती है उसको एम्प्यूला पार्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यूजुअल टाइम फॉर कंसेप्शन जो है कंसेप्शन क्या होता है, नाइदर स्पर्म और नॉर ओवम सर्वाइव लॉन्गर देन 2 to 3 days। 2 to 3 days से ज़्यादा ना ही एग सर्वाइव करता है ना ही स्पर्म, एंड द फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन intercourse take place not more than 14 hours before and 24 hours after ovulation। ठीक है, so the conception will take place about 14 days before next period। The sex of the individual at the time of conception is determined by the एलोसोम क्रोमोसोम्स की डिटर्मिनेशन की वजह से ही जेंडर डिवेलपमेंट होती है कि आइदर जो है इट्स मेल और फीमेल। ओके, उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग, ये ऑलरेडी हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ा था क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी में हमने इनको डिटेल में पढ़ना है सारी चीज़ों को। मेल न्यूक्लियस एंटर द एग साइटोप्लाज्म एंड बिकम द मेल प्रो न्यूक्लियस। ठीक है, वो प्रो न्यूक्लियस बना देता है। एज अ रिजल्ट द स्पर्म फ्यूजिंग विद एग प्लाज्मा लेमा, उसके जो प्लाज्मा लेमा के साथ जो है वो स्पर्म फ्यूज करता है न्यूक्लियस के साथ, oocyte न्यूक्लियस। ठीक है, विच इज़ एट द मेटाफेज ऑफ द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। मेटाफेज स्टेज जो है वो जो है वो रिटेन हो जाती है। कंप्लीट डेड सेल डिवीजन गिव राइज टू एन अदर पोलर बॉडी। अब मैंने आपको जब माइटोसिस पढ़ाई थी और मियोसिस ऑफ गैमेटोजेनेसिस में, तो हमने पढ़ा था कि जो oogenesis होती है उसमें एक एग बनता है और 3 पोलर बॉडीज बनती हैं, एंड जो स्पर्म और जो मेल है उसमें 4 जो है वो एग स्पर्म सेल्स जो है वो हेल्दी स्पर्म सेल्स बनते हैं। फॉलोइंग द सेकेंड मियोटिक डिवीजन विच इज नाउ न्यूक्लियस ऑफ ओवम बिकम द फीमेल प्रो न्यूक्लियस। ठीक है, उससे पहले जो बना था वो मेल प्रो न्यूक्लियस, अब क्या बना है फीमेल प्रो न्यूक्लियस। Haploid male and female pronuclei move toward one another, meet and fuse to form diploid zygote। जो फ्यूजन के बाद सेल बनेगा उसको zygote बोलेंगे। The zygote will now proceed to undergo cleavage। अब वो अंडरगो करेगा क्लीवेज। क्लीवेज क्या होती है, वो 1 से 2 सेल में उसकी जो है वो शिफ्टिंग हो जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ ओवम क्या है, सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं एंड मॉलिकुलर चेंजेस दैट अकर इन द एग इन रिस्पॉन्स टू फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग। फ्यूजन ऑफ स्पर्म की वजह से जो उनके चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी में, एग की में, वो सीरीज ऑफ एक्टिवेशन होती हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन होता है स्टोर्ड इन द एग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है वो उन्होंने कैल्शियम आयन को स्टोर किया हुआ होता है। और अपीयर टू बी द क्रिटिकल स्टेप इन प्रोसेस, क्या करता है ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है इस प्रोसेस में। उसके अलावा कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है, रप्चर ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स दैट अकर अकरेंटली विद द कैल्शियम आयन। कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर कैल्शियम होता है, उनका रप्चर होना बहुत जरूरी है। कंटेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स आर रिलीज इनटू द प्री-वेटालाइन स्पेस एंड कॉज हार्डनिंग ऑफ द वेटालाइन मेम्ब्रेन और जूना प्लेसिडा। अब मैं आपको बताती हूँ वेटालाइन मेम्ब्रेन कौन सी होती है। कॉजेज वेटालाइन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन टू राइज अवे फ्रॉम द सरफेस टू एग इन सम स्पीशीज। यहाँ पे ये देखिए आपको वाइटलाइन मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन है जहाँ के अंदर जहाँ पे योग मौजूद है। ठीक है, तो जो योग है उसको क्या करती है, उसके जो शेल से दूर लेके जाती है। ठीक है, मतलब जो उसका जेली लाइक मटेरियल होता है वहाँ से उसको दूर लेके जा रही होती है। ठीक है, इन मैनी स्पीशीज एंड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनटू द एग साइटोप्लाज्म दैट कॉज अ चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जैसे कि हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और डिफरेंट पोटेंशियल जो अपनी बॉडी में पड़े थे वो भी सोडियम की वजह से प्रोसीड होते हैं। फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी, ये जो है
सोडियम आयंस है, ये पोलिस्पर्मी को जो है वो ब्लॉक करता है ताकि ज़्यादा सारे स्पर्म एग में एंटर ना हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जो है वो डिजीज़ और डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। इन मैनी स्पीशीज़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग साइटोप्लाज्म, इन मोस्ट केसेस कंप्लीशन ऑफ मियोसिस बाय द एग, an influx of hydrogen causing an increase in cytoplasmic pH. This activate previously inhibited synthetic pathway. Increase in metabolism, zygote gears up for the development. जो zygote होता है मेटाबॉलिज्म का, वो गियर अप हो जाता है। गियर अप मीन के वो उसकी जो जितने भी उसके प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं डेवलपमेंट के, और ये वो सारा प्रोसेस है जो कि हमने बताया। इसका अगर स्पर्म की हम बात करें तो दिस न्यूक्लियस, दिस इज नेक एंड मिडल जो उसका पार्ट होता है, एंड इट्स अ टेल, ठीक है। और किस तरह से मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, ये सारा आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट किया, देखो स्पर्म अप्रोचेज द एग, उसके बाद द पैटर्न अप्रोच जो है वो एंजाइम डाइजेस्ट द वॉल, पहले वो वॉल डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। उसके बाद प्रोटीन ऑन द स्पर्म हेड बाइंड टू रिसेप्टर, फिर जो रिसेप्टर मौजूद है उनके साथ बाइंड करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज करके ये रास्ता बन गया है, ठीक है। जो स्पर्म न्यूक्लियस एंटर इनटू द एग साइटोप्लाज्म, एग साइटोप्लाज्म में वो ये एग न्यूक्लियस है वो अंदर चला जाएगा। फर्टिलाइज मेम्ब्रेन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद उनकी वो जो मेम्ब्रेन है फर्टिलाइज मेम्ब्रेन दोबारा से यहाँ से बन जाती है, ठीक है। ओके जी। ये एक्रोसोम रिएक्शन, जो उसका स्पर्म का जो फ्रंट पार्ट होता है वो एक्रोसोम मेम्ब्रेन फ्यूज एट मैनी प्लेसेस विद स्पर्म एंड प्लाज्मा लेमा, फ्यूज मेम्ब्रेन रप्चर, मल्टीपल परफोरेशन होती हैं, ठीक है। और एंजाइम्स लीव द एक्रोसोम थ्रू परफोरेशन जो उनके अंदर छोटे छोटे ये सुराख हो जाते हैं ये वाले, इनके जरिए एंजाइम जो है वो रिलीज होता है। एक्रोसोमल एंजाइम फैसिलिटेट क्या करता है स्पर्म के पैसेज को और ओवम की इन्वेलप के अंदर जाने में। उसके अलावा जो हमारे पास कोरोना रेडिएटा एंजाइम है, ये जो है वो हमारे पास हाइलोरो नीडिएज एंजाइम्स के जरिए बनता है। उसके अलावा एक्रोसोम जोना पेलोसिडा बनाता है, ठीक है। स्पर्म हेड इज अटैच टू द ओवम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम ऑफ स्पर्म जो है वो ब्रेक हो जाती है और स्पर्म एंटर इनटू द सेंट्रल जो है वो सेंट्रियोल एंटर इनटू द ओवम साइटोप्लाज्म। स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द टेल रिमेन आउटसाइड द डीजनरेट, ये जो टेल होती है और जो मिड पार्ट होता है वो बाहर ही रहता है, जस्ट न्यूक्लियस फ्यूज करता है। एम्ब्रियो क्या है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये 4 सेल स्टेज होती है, ठीक है। और 8 सेल स्टेज को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और उसके बाद क्लीवेज, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, अंडरगो क्लीवेज डिवीजन ओविडक्ट के अंदर होती हैं। और जो क्लीवेज हो रहे होते हैं सीरीज ऑफ डिवीजन बाय माइटोसिस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेल डिवीजन इज रैपिड, ये रैपिड होती है। न्यू सेल डिवीजन डू नॉट टाइम फॉर द सेल ग्रोथ, टाइम नहीं लगता उनको जीवन ग्रोथ में जाने के लिए। सेल ग्रोथ डज नॉट अकर इन द सेल डिक्रीज इन साइज विद क्लीवेज डिवीजन, जैसे जैसे क्लीवेज होती रहती है वैसे वैसे सेल का साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। क्लीवेज डिवीजन इस तरह से होती है 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 16, 32 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले मरूला स्टेज, जिसको हम सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ब्लास्टुला स्टेज, ये हॉलो स्ट्रक्चर होती है, अंदर से खाली होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और सेल बिगिन टू सेल्स बिगिन टू ग्रो बिफोर डिवाइडिंग, डिवाइड होने से पहले सेल ग्रो करता है। डिफरेंशिएशन क्या है, गैस्ट्रुलेशन, वन साइड ऑफ द ब्लास्टुला इन्वेजिनेट जो है वो अंदर की तरफ, ये देखिए इन्वेजिनेट करना शुरू हो जाती है, ये एलोंगेट होना शुरू हो जाता है सेल जो है, और फॉर्मिंग गैस्ट्रोला, ठीक है। 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं। चेंजिंग ऑफ द अनस्पेशलाइज्ड एम्ब्रियोनिक सेल टू स्पेशलाइज, अब यहाँ पे वो स्पेशलाइज बनना शुरू हो जाएगा, टिश्यू ऑर्गन वगैरह स्पेसिफिक सेल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जर्म लेयर्स हमारे पास कौन सी हैं, एक्टोडर्म है, जो आउटर लेयर इसको बोलते हैं। इससे कौन कौन से पार्ट बनते हैं, ब्रेन बनता है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। लाइनिंग ऑफ द माउथ, नोस्ट्रिल और एनस, उसके अलावा स्किन, स्वेट ग्लैंड और हेयर और नेल, ये हमारी जो एक्टोडर्म होती है उससे बनता है, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया, गैस्ट्रुलेशन में ये 3 लेयर बन गई हैं। मेसोडर्म में बोन्स बनती हैं, मसल्स, ब्लड एंड वेजल्स, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके अलावा इनर डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। मिडल पार्ट से, ये मिडल लेयर है। जर्म लेयर से जो कि एंडोडर्म है, लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, लीवर, पेंक्रियाज, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, यूरिनरी ब्लैडर।
और ये लेटेस्ट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, जो कि कंप्लीट फिटस फॉर्मेशन जो है उसके लिए जो है वो एसेंशियल होती हैं। और सबसे एक और यहाँ पे आपको मैंने बात बतानी थी, यहाँ पे जो मैंने आपको 3 जर्म लेयर्स बताई ना, ये शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यूज़ में यहाँ पे एमसीक्यूज़ कैसे पूछा जाता है, वो कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लाइनिंग है वो कौन सी लेयर से बनी है, वो एंडोडर्म से बनी है, एक्टोडर्म से बनी है या फिर मेसोडर्म से बनी है। तो वो आपको ये आपको पता होगा तो फिर आप वहाँ पे आंसर जो है वो उसको दे पाएंगे, ठीक है। और ये था हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ 17 लेक्चर्स का, जिसमें हमने ये एम्ब्रियोजेनेसी और उसकी क्लीवेज और उसकी लेयर्स को डिस्कस करना था, ठीक है। और ये मुझे बेबी की क्यूट बहुत लगी पिक, होपफुली आपको भी बहुत अच्छी लग रही होगी। और ठीक है, आपने इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल देखना है और इनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आए। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही इजी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। आपने 1 से 2 दफ़ा अगर आप अपनी बुक से पढ़ लें या स्लाइड्स को एक बार देख लें तो आपके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत है। तो आपने इनको ईजीली अपने माइंड में बस उठाने हैं पॉइंट्स, वहाँ पर आपने जस्ट अपनी सेल्फ राइटिंग करनी होती है। कॉन्सेप्ट हो तो आप ईजिली जो है वो कर सकते हो, ठीक है, उन चीज़ों को पिक कर लेते हो। तो होपफुली आप लोग जो है वो इन लेक्चर्स को क्लियरली सुने, फोकस करके सुने और अपने राइट डाउन किया करें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, वो आपकी इंपॉर्टेंट आपको बता दी जाए, ठीक है बच्चों। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।